नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में नवीन दृष्टिकोण, संघवाद की चुनौतियां, तिब्बत में सैन्य उन्नयन और भारत, उच्च सरकारी पदों में वैकेंसी का प्रश्न और तेल के बढ़ते दाम और ओपेक प्लस पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिसकी उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 7 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस से है। इसे आप जीएस पेपर 2 में ही सामाजिक न्याय से भी जोड़कर देख सकते हैं और साथ ही साथ स्वास्थ्य से भी इसका जुड़ाव देखा जा सकता है। यह केंद्रित है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में एक नवीन प्रकार के दृष्टिकोण से। हाल ही में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं पर एक मार्गदर्शन दस्तावेज जारी किया गया है और इसके माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य के देखभाल के क्षेत्र में एक व्यक्ति केंद्रित और अधिकार आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा दिए जाने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार के दस्तावेज में दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में जो बेहतर पद्धतियां और अभ्यास सेवाएं हैं, उनको सारांश रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित व्यक्तियों की देखभाल किए जाने के संदर्भ में जो विविध प्रकार के मॉडल्स अपनाए जाते रहे हैं, उसका उदाहरण दिया गया है। इसके तहत यह बताया गया है कि किस प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित व्यक्तियों को विविध प्रकार की आवास, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसी सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं और साथ ही साथ इस पूरे दृष्टिकोण के तहत किस प्रकार से हम समुदायों को शामिल करते हुए मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक प्रकार के एकीकृत और राष्ट्रीय नेटवर्क के उदाहरण को प्रस्तुत कर सकते हैं। WHO द्वारा प्रस्तुत किए गए इस प्रकार के मॉडल में सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को विकसित किए जाने के संदर्भ में विविध प्रकार की सिफारिशें और कार्यवाही से संबंधित कदमों का भी उल्लेख किया गया है, जिससे हम मानवाधिकारों का सम्मान कर सकते हैं और बेहतर स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। साथ ही साथ यह इस बात को भी केंद्रित रखता है कि किस प्रकार से हम मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की विशिष्ट श्रेणियों का विकास कर सकते हैं और इसमें नवीन सेवाओं की भी स्थापना कर सकते हैं। इसके माध्यम से WHO चाहता है कि मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य करने वाले जो लोग हैं, उनसे संबंधित हितधारकों को जानकारी और सहायता प्रदान की जा सके, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं विद्यमान हैं, उनको बेहतर तरीके से बदला जा सके। और इस रूप में WHO द्वारा प्रस्तुत किया गया यह दस्तावेज विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के भी अनुरूप है। हमें यह समझना होगा कि जब हम बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की, तो इसके तहत जो मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित व्यक्ति होते हैं, उनके प्रति जो दृष्टिकोण रहा है, वह ऐतिहासिक रूप से भी कहीं अच्छा नहीं रहा है। इसके तहत भारत में भी विशेष रूप से स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद भी मानसिक स्वास्थ्य पीड़ितों के प्रति जो दृष्टिकोण रहा, वह उनको बंद करने वाला दृष्टिकोण था, जिसके तहत मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित व्यक्तियों को विविध प्रकार के मानसिक ग्रहों में रखा जाता था, जहां की स्थिति अच्छी नहीं होती थी। अनेक बार मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्तियों को जंजीरों में बांध कर रखे जाने के भी उदाहरण मिलते हैं और उन्हें जेल में भी रखे जाने का उदाहरण देखा गया है। साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित व्यक्तियों को सड़कों पर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जिससे उनका दुखद अंत देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित व्यक्तियों के प्रति यह व्यवहार राष्ट्रीय स्तर पर ही देखा जाता है, अपितु इसके संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस प्रकार के उदाहरण देखे गए हैं, जिसके तहत पश्चिमी देशों में भी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर इसी प्रकार का दृष्टिकोण देखा गया है। यही कारण है कि WHO अपने परामर्श पत्र के माध्यम से इस पूरे दृष्टिकोण को बदलना चाहता है और इसमें परिवारों की सहायता के साथ ही सामुदायिक सहायता पर भी बल देना चाहता है। इस प्रकार के नवीन दृष्टिकोण में देश विशेष की सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों को ध्यान में रखा जाता है और इस संदर्भ में ही WHO आदि के द्वारा इसके संदर्भ में नवीन दृष्टिकोण आदि को प्रस्तुत किया गया है।
इसके तहत मानसिक रोगियों की देखभाल के लिए WHO द्वारा विविध प्रकार के तरीकों को अपनाए जाने पर बल दिया गया है, जिसके तहत मानसिक स्वास्थ्य की विभिन्न स्थितियों को समझते हुए हमें उसके अनुरूप अनुक्रिया किए जाने की आवश्यकता है और साथ ही साथ मानसिक रोग के इलाज के साथ ही उनको बेहतर स्वास्थ्य देखभाल भी प्रदान की जानी चाहिए। इसके तहत सामुदायिक सहायता के साथ ही दुनिया भर में विद्यमान अच्छी प्रथाओं को भी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा में लागू किए जाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से कोरोना काल में तो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के संदर्भ में अनेक प्रकार के दृष्टिकोणों पर बल दिया गया है, जिसके तहत संकट और आपदा के समय सेवाएं प्रदान करने पर बल दिया जाता है और इसमें इस बात पर भी बल दिया जाता है कि किस प्रकार से हमें इसके संदर्भ में कम्युनिटी एंगेजमेंट यानी सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने के साथ ही अस्पताल आधारित सेवाओं का विकास करना है और इसमें हमें एक समग्र मानसिक स्वास्थ्य देखभाल नेटवर्क को भी विकसित किए जाने की आवश्यकता है। इसके तहत हमें अधिकार आधारित दृष्टिकोण पर बल देना चाहिए, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित व्यक्तियों को उनकी इच्छा के अनुरूप ही उपचार दिया जाए और उन्हें जबरदस्ती किसी स्थान पर रोका नहीं जाना चाहिए। WHO द्वारा इसके संदर्भ में भारत में कार्य करने वाले अनेक संगठनों का भी केस स्टडी के रूप में उदाहरण दिया है, जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। इसके तहत WHO द्वारा गुजरात में कार्य करने वाले आत्मीयता संगठन और पश्चिम बंगाल में कार्य करने वाले नया दौर संस्था आदि का महत्वपूर्ण रूप से उदाहरण दिया गया है, जिनके द्वारा सामुदायिक भागीदारी और विविध प्रकार के वॉलंटियर की सहायता से मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित रोगियों की पहचान की जाती है और उन्हें काउंसलिंग सहायता आदि देकर विविध प्रकार के लाभों को दिया जाता है। नया दौर संस्था के द्वारा क्षेत्रीय नेटवर्क के माध्यम से काम किया जाता है, जिसके लिए वे बेघर मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित लोगों को नेटवर्क प्रदान किए जाने के साथ ही वॉलंटियर के माध्यम से सहायता प्रदान करते हैं और उनको भोजन, वस्त्र, काउंसलिंग, शरण के साथ ही हाउसिंग की सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। इसके संदर्भ में आपको तमिलनाडु में कार्य करने वाली द बनियान संस्था को भी याद रखना चाहिए, जिसके द्वारा होम अगेन प्रोजेक्ट के माध्यम से कार्य किया गया है और इसके लिए वह नेबरहुड के क्षेत्रों में यानी आसपास के क्षेत्रों में कार्य करते हैं, ताकि आसपास के क्षेत्रों में ही विद्यमान मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित व्यक्तियों को आवासीय सहायता और समर्थन सेवाएं दी जा सकें। इसके माध्यम से न केवल क्षेत्रीय नेताओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है, साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों को जो सामान्य जनता के द्वारा असामान्य देखा जाता है, उसको भी सामान्यीकृत किए जाने का प्रयास किया जाता है, जिसके तहत अन्य बीमारियों के समान ही मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियों को भी सामान्य रूप में ही देखे जाने पर बल दिया जाता है। WHO का कहना है कि हमें इसके संदर्भ में कुछ अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों को भी ध्यान रखना चाहिए, जिसमें फिनलैंड आदि देशों के द्वारा एक ओपन डायलॉग प्रथा का विकास किया गया है, जिसके तहत बातचीत के आधार पर मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जटिलताओं का निवारण किए जाने पर बल दिया जाता है। इस पूरे दृष्टिकोण में हमें यह ध्यान रखना होगा कि इसमें हमें व्यक्तिगत और सामुदायिक सहायता के साथ ही परिवारों के सहयोग को भी किए जाने के लिए कार्य करना होगा और इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को भी ध्यान में रखे जाने की जरूरत है। इसके तहत न्यायपालिका के द्वारा संस्थागत सहायता को दिए जाने पर बल दिया गया है और मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित व्यक्तियों को कोरोना की वैक्सीन दिए जाने पर भी बल दिया गया है। हमें यह समझना होगा कि मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित व्यक्तियों के संदर्भ में एक तो संस्थागत सहायता पर बल दिया जाता है और साथ ही साथ जो बेघर मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित व्यक्ति होते हैं, उनको भी सहायता दिए जाने पर भी उसी प्रकार से बल दिया जाना चाहिए, ताकि उनको कोरोना काल में भी बेहतर राहत सहायताएं प्राप्त की जा सकें। और यदि हम इस प्रकार से WHO द्वारा परामर्श दिए गए मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में बेहतर कार्य करेंगे, तभी हम देश भर में इसके संदर्भ में एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं और कोरोना काल में भी मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर ढंग से लागू किए जाने के संदर्भ में काफी सकारात्मकता से कार्य किया जा सकता है।
अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। यह केंद्रित है संघवाद की चुनौतियों पर। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि संघवाद यानी फेडरलिज्म क्या होता है। तो फेडरलिज्म सरकार के एक ऐसे स्वरूप को दिखाता है जिसमें एक तरफ तो केंद्र सरकार की विद्यमानता देखी जाती है और दूसरी तरफ क्षेत्रीय स्तर पर राज्य सरकार की विद्यमानता देखी जाती है। राज्य व्यवस्था के स्तर पर यह जो दो प्रकार की सरकारें देखी जाती हैं, इनको संविधान के माध्यम से ही स्वतंत्रता के आधार पर शक्तियां प्राप्त होती हैं और इस रूप में केंद्र और राज्य अलग अलग संविधान से शक्तियां प्राप्त करने के आधार पर कार्य करते हैं। इसके तहत हम यह भी देखते हैं कि किस प्रकार से शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के मध्य किया जाता है, जिसमें भारत में 7वीं अनुसूची के अनुरूप केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इन शक्तियों के बंटवारे के तहत ऐसे मामलों को राष्ट्रीय सरकार को सौंपा जाता है जिसका संबंध अखिल भारतीय संस्थाओं से होता है, जिसमें किसी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किए जाने के साथ ही सैन्य बलों को बना के रखना, विदेश नीति का विकास करना, विदेशी व्यापार को आगे बढ़ाने के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर कॉपीराइट और पेटेंट से संबंधित नियमों को भी राष्ट्रीय सरकारों आदि को ही सौंपा जाता है। साथ ही साथ मुद्रा को छापे जाने के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले रेलवे और पोस्ट ऑफिस आदि की सेवाओं को भी केंद्र सरकार आदि को ही सौंपा जाता है। इसके विपरीत शक्तियों के इस बंटवारे के तहत राज्यों को ऐसी शक्तियां सौंपी जाती हैं जिसका संबंध क्षेत्रीय मामलों से होता है, जिसके तहत क्षेत्रीय सरकारों को सशक्तिकरण किए जाने के साथ ही विविध प्रकार के शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान के साथ ही राज्य के भीतर विविध प्रकार के व्यापार को विनियमित किए जाने के लिए भी इसके तहत कार्य किया जाता है। अनेक बार हम यह भी देखते हैं कि जो लोक सुरक्षा आदि से संबंधित मामले होते हैं वह भी अनेक बार राज्यों को ही सौंपे जाते हैं, जिसके तहत आप पुलिस का नाम ले सकते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि संघवाद की इस मॉडल के तहत कुछ ऐसे विषयों को भी शामिल किया जाता है जो केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार की परिधि में भी आते हैं। इस प्रकार के जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं उनको हम समवर्ती सूची के तहत मानते हैं, जिसमें हाल के समय में भारत द्वारा विविध प्रकार के क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिसमें कराधान से संबंधित मामले भी हो सकते हैं, लोक कल्याण से संबंधित मामले भी हो सकते हैं, आपराधिक न्याय से संबंधित मामले भी हो सकते हैं और उनका संबंध सड़क आदि के निर्माण से भी हो सकता है। हालांकि भारत में संघवाद को संवैधानिक आधार पर स्थापित किए जाने के बावजूद विविध प्रकार की चुनौतियां समय समय पर हमें उभरती देखने को मिलती हैं। इसमें हम जीएसटी के वाद को भी शामिल कर सकते हैं, जिसके तहत भारत सरकार द्वारा 2017 में वस्तु और सेवा कर अधिनियम को लागू किया गया और इसके तहत यह कहा गया कि यदि 2022 तक राज्य सरकार को किसी भी प्रकार का घाटा देखने को मिलता है तो इसकी क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। लेकिन कोरोना काल में जब जीएसटी के संदर्भ में राज्यों को घाटा हुआ तो केंद्र सरकार द्वारा इसके संदर्भ में यह कहा गया कि यह जो पूरा मामला है यह वस्तुतः इस प्रकार से संबंधित है कि यह ईश्वर जनित कृत्य का भाग है और इस प्रकार के एक्ट ऑफ गॉड के मामले में केंद्र सरकार द्वारा अधिक कुछ नहीं किया जा सकता है। इस रूप में वस्तु और सेवा कर अधिनियम को लेकर अभी भी वाद विवाद बने हुए हैं। समय समय पर हम केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल के मध्य भी विविध प्रकार के विवादों को देखते रहे हैं, चाहे वह सचिवों की नियुक्ति से संबंधित मामला हो या फिर हाल ही में जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और राज्यपाल के मध्य जो विवाद देखे गए हैं वह भी कहीं ना कहीं संघ और राज्य के मध्य विवादों को ही दर्शाते हैं। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि हाल में ही केंद्र शासित प्रदेशों में भी इस प्रकार के विवाद देखे जा रहे हैं, जिसमें लक्षद्वीप के प्रशासक द्वारा जारी किए गए विविध प्रकार के आदेशों के विरुद्ध वहां की जनता का विरोध और साथ ही साथ दिल्ली की स्थिति में परिवर्तन करने के माध्यम से जो उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां दी गई हैं वह भी किसी न किसी रूप में संघ और राज्यों के मध्य विवादों का ही उदाहरण दर्शाता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत सरकार द्वारा अगस्त 2019 में जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर की स्थिति में परिवर्तन किया गया वह भी कहीं ना कहीं संघ और राज्य के मध्य विवादों के संदर्भ में ही देखा जा सकता है। इस पूरे परिदृश्य में
15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं को भी आपको ध्यान रखना चाहिए, जिसका अनेक दक्षिणी राज्यों द्वारा इस आधार पर विरोध किया गया है कि इसमें 2011 की जनगणना को आधार बनाकर बहुत सारी अनुशंसाएं की गई हैं, जिसके संदर्भ में दक्षिणी राज्यों का कहना है कि उनके द्वारा 1971 के बाद से जनसंख्या को कम किए जाने की दिशा में काफी सकारात्मक प्रयास किए गए हैं, किंतु यदि 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा तो इससे उनको प्राप्त होने वाला राजस्व कम हो सकता है, जो उत्तरी राज्यों को ही ज्यादा लाभ देगा। इस पूरे वाद विवाद में आपको तमिलनाडु सरकार के एक हालिया फैसले को भी ध्यान रखना चाहिए, जिसने केंद्र सरकार शब्द के स्थान पर अब संघ सरकार शब्द के प्रयोग को वरीयता दी है, जो संघ और राज्यों के संबंधों के मामले में तकनीकी जटिलताओं को ही दर्शाता है। इस पूरे वाद विवाद की पृष्ठभूमि में ही हमें संघवाद की भावना के संदर्भ में कुछ नवीन उपायों को लागू किए जाने की आवश्यकता है, जिसके तहत हमें यह ध्यान रखना होगा कि 1950 से लेकर 2015 के काल में योजना आयोग के द्वारा मुख्य रूप से केंद्र को शक्ति दिए जाने के तहत विविध प्रकार से कार्य किया गया, किंतु 2015 और उसके बाद से नीति आयोग की स्थापना किए जाने के बाद ही केंद्र और राज्य दोनों ही सहयोग की भावना के आधार पर कार्य कर रहे हैं, जिसके तहत योजना आयोग द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान के स्थान पर अब कुछ निश्चित मानकों के आधार पर राज्यों को सहायता दी जाती है। तो इस रूप में संघवाद की भावना को हमें संविधान की भावना के अनुरूप स्थापित किए जाने की आवश्यकता है, और हमें यह ध्यान रखना होगा कि संघवाद की भावना को अब केंद्र सरकार द्वारा नीति आयोग और अंतरराज्यीय परिषद आदि की संस्थाओं के आधार पर स्थापित किए जाने की आवश्यकता है, और इसमें जिस तरीके से राज्यों को संविधान से ही शक्ति प्राप्त हुई है, उसी आधार पर, उसी भावना के आधार पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। तभी हम केंद्र और राज्यों के मध्य एक बेहतर संबंधों की कामना कर सकते हैं, जो भारत में सहयोगात्मक संघवाद की भावना को ही आगे बढ़ाएगा। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। यह केंद्रित है तिब्बत में सैन्य उन्नयन और भारत की स्थिति पर। हाल ही में चीन के द्वारा उसके विशेष प्रशासनिक क्षेत्र तिब्बत में विभिन्न क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक विकास को वरीयता दी गई है, जिसके तहत न केवल तिब्बत में रेल और रोड का विकास किया गया है, हाल ही में यह भी देखने में आया है कि किस प्रकार से चीन तिब्बत में विविध प्रकार के एयरफील्ड, रनवे और एयरपोर्ट आदि का भी विकास कर रहा है। भारत में इसको लेकर काफी आशंकाएं विद्यमान हो गई हैं, क्योंकि भारत और चीन के मध्य मई 2020 से ही विवाद देखा जा रहा है, और ये सीमा विवाद मुख्य रूप से 15 जून की गलवान घाटी की घटना के बाद से तो और भी ज्यादा जटिल हो गया है। हालांकि भारत और चीन कई दौर की वार्ताओं को कर चुके हैं, इसके बावजूद यह ऐसी समस्या है जो अब तक नहीं निवारित हो पाई है, और जिस प्रकार से चीन तिब्बत में विविध प्रकार के अवसंरचनात्मक विकास कर रहा है, वह भारत को चिंता में डालने वाला विषय है। इसी पृष्ठभूमि में हमें कुछ सुझावों को ध्यान रखना होगा, जिसके तहत भारत और चीन को सीमा विवादों के साथ ही अन्य पक्षों में जो विविध प्रकार की आशंकाएं विद्यमान हैं, उनको निवारित किए जाने के लिए इन संपूर्ण मामले पर खुलकर बातचीत किए जाने की आवश्यकता है। यह खुलकर बातचीत या तो प्रधानमंत्रियों के स्तर पर की जा सकती है, या फिर रक्षा मंत्री अथवा विदेश मंत्री के स्तर पर भी की जा सकती है। इसके तहत सीमा विवाद के निवारण के लिए विशेष प्रतिनिधि के मैकेनिज्म यानी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म का भी प्रयोग कर सकते हैं, और इसमें आप 1990 के बाद विकसित विविध प्रकार के वार्ता चैनलों का भी प्रयोग कर सकते हैं। भारत द्वारा इस संपूर्ण मामले में इस बात पर बल दिया गया है कि हमें अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति को बरकरार रखना होगा, तभी भारत और चीन के मध्य संबंध सामान्य किए जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। यह संदर्भित है उच्च सरकारी पदों में रिक्तियों यानी वैकेंसी के प्रश्न से। हाल ही में अनेक उच्च पदों पर वैकेंसी यानी रिक्तियां देखी गई हैं, जिसके तहत यह देखा गया है कि किसी पद के खाली होने के बाद
बाद काफी समय बाद ही उसको भरा जा सका है। जैसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद जो दिसंबर 2020 में ही खाली हो गया था, उसको जून में ही भरा जा सका था। इसी प्रकार से सीबीआई के डायरेक्टर का पद भी अब जाकर ही भरा जा सका है, जो फरवरी में ही खाली हो गया था। मुख्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में भी यही स्थिति देखी गई, जिसमें हमने ये देखा कि अप्रैल से लेकर जून के समय में मात्र 2 निर्वाचन आयुक्त के आधार पर ही निर्वाचन आयोग ने कार्य किया था। इसी प्रकार से समय समय पर एनसीईआरटी, एनआईए और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आदि का भी मामला देखने में आता है कि किस प्रकार से इसमें समयबद्ध आधार पर नियुक्तियां की नहीं जा रही हैं, और यह है उच्च स्तरों पर वैकेंसी के प्रश्न को और भी ज्यादा जटिल बना देता है। अब इस पूरे मामले के संदर्भ में हमें यह करना चाहिए कि राजनीतिक पदों को जिस प्रकार से समयबद्ध आधार पर भरा जाता है, उसी प्रकार से संस्थागत पदों को भरने की प्रक्रिया में भी एक निश्चित टाइम फ्रेम की घोषणा की जानी चाहिए। इसके तहत व्यक्ति के रिटायर होने से पहले ही उसके उत्तराधिकारी की घोषणा कर देनी चाहिए, और इसके लिए एक अखिल भारतीय समिति बनाई जा सकती है। इसके संदर्भ में राजनीतिक दलों के साथ ही इस समिति में न्यायपालिका, विपक्ष और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की भागीदारी भी की जा सकती है, ताकि इन सभी के द्वारा निष्पक्षता के आधार पर पदों को भरा जा सके, और पदों के संदर्भ में जो वैकेंसीज देखी जाती है और जिससे गवर्नेंस के गंभीर मुद्दे खड़े हो सकते हैं, उसको हम समय रहते ही निवारित कर सकें। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 12 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है, और इसे आप जीएस पेपर 2 में आईआर से भी जोड़ सकते हैं। यह केंद्रित है तेल के बढ़ते दाम और ओपेक प्लस से। हाल के समय में तेल के दाम काफी बढ़ते देखे गए हैं। इसके तहत ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम 2018 के बाद से काफी बढ़ते देखे गए हैं, जो वर्तमान में $78 प्रति बैरल देखे गए हैं। इसी प्रकार से वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल में भी वृद्धि देखी गई है, जो नवंबर 2014 के बाद सर्वाधिक होकर 77 बैरल प्रति डॉलर हो गए हैं। अब इस बढ़ते दाम को नियंत्रित करने के लिए ओपेक प्लस देशों के द्वारा वार्ता के आधार पर उत्पादन को बढ़ाए जाने की बात कही गई है। हालांकि इसके संदर्भ में जो होने वाली बातचीत है वह सफल नहीं हो पाई है, जो इस पूरे मामले को लेकर अनिश्चितता पैदा कर देती है। हमें इसके संदर्भ में 2 महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल के बारे में जानना चाहिए, जिसमें ब्रेंट क्रूड ऑयल और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल काफी महत्वपूर्ण है। जब हम बात करते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल की, तो मुख्य रूप से यह यूरोपीय क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने वाला ऑयल का बेंचमार्क है, जिसके तहत कच्चे तेल का उत्पादन जो उत्तरी सागर क्षेत्र में किया जाता है, इसके तहत इसकी गणना की जाती है। ब्रेंट क्रूड ऑयल को लाइट और स्वीट दोनों ही कहा जाता है, जिसमें लाइट यानी हल्के का तात्पर्य है कि अधिक गाढ़ा नहीं होता, और स्वीट का तात्पर्य है कि इसमें सल्फर की मात्रा काफी कम होती है। यदि हम बात करें वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल की, तो मुख्य रूप से ये अमेरिका के क्षेत्र में उत्पन्न किया जाने वाला कच्चे तेल का एक बेंचमार्क है, जिसके आधार पर अमेरिका आदि क्षेत्रों में तेल के मूल्यों का निर्धारण किया जाता है। इसमें भी लाइट और स्वीट की विशेषता देखी जाती है, जिसके तहत यह कम गाढ़ा होता है और इसमें सल्फर की मात्रा भी कम होती है। हालांकि हाल के समय में जिस प्रकार से तेल के दाम बढ़ रहे हैं, वो इस प्रकार की अनिश्चितता को पैदा कर रहा है कि अनेक संस्थानों के अनुसार इस प्रकार की अनिश्चितता से तेल के दाम बढ़कर $80 प्रति बैरल तक जा सकते हैं। और यदि इसी प्रकार से तेल के दाम बढ़ते रहे, तो भारत जैसे देशों पर इसका प्रभाव मुद्रास्फीति के रूप में देखा जाएगा, जो भारत में खाद्य और अन्य प्रकार की वस्तुओं के दामों को बढ़ा सकता है, जिससे भारतीय उपभोक्ताओं के समक्ष समस्याएं काफी बढ़ जाएंगी। अब इसी संदर्भ में हमें ओपेक प्लस के बारे में भी जानना चाहिए, जो कच्चे तेल के उत्पादकों के गठबंधन को संदर्भित करता है, जो 2017 से तेल बाजारों में आपूर्ति में सुधार का कार्य कर रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और सूडान शामिल हैं। ओपेक और ओपेक प्लस देशों के द्वारा 2016 में अल्जीयर्स में एक ऐतिहासिक गठबंधन किया गया, जिसके माध्यम से
तेल के फलते फूलते बाजार को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया और इसके तहत विविध प्रकार के उत्पादन के प्रतिबंधों को भी शामिल किया जाना था। इसके माध्यम से तेल के दाम जब गिरते देखे जाते हैं तो उसके तहत ओपेक और ओपेक प्लस देश गठबंधन करके तेल के उत्पादन को कम कर देते हैं और जब दाम एक सीमा से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो तेल के दामों में कमी करने के लिए उत्पादन को बढ़ा दिया जाता है। यही कारण है कि जब भी ओपेक और ओपेक प्लस देशों की बैठक होती है तो इसके तहत तेल के दाम बढ़ने जाने की पृष्ठभूमि में ओपेक और ओपेक प्लस देशों पर इस बात के लिए दबाव डाला जाता है कि वह उत्पादन को बढ़ावा दिए जाने के माध्यम से दाम को कम करने के लिए प्रयास करें ताकि जो कच्चे तेल पर निर्भर देश हैं उनके देश में अर्थव्यवस्था बेहतर की जा सके। यदि हम ओपेक के बारे में बात करें तो यह पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है जिसे अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक कहा जाता है। इसकी स्थापना सितंबर 1960 में इराक के बगदाद में की गई थी 5 संस्थापक देशों के द्वारा। इन 5 संस्थापक देशों में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला शामिल थे। ओपेक एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसमें वर्तमान में 13 सदस्य देश शामिल हैं जिसमें अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, भूमध्यवर्ती गिनी, गैबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, यूएई और वेनेजुएला महत्वपूर्ण हैं। ओपेक अपनी संगठन के माध्यम से यह चाहता है कि कच्चे तेल के दामों के संदर्भ में एक उचित और स्थिर कीमतें बनी रहें और साथ ही साथ इसके द्वारा सदस्य देशों के मध्य पेट्रोलियम नीति के संदर्भ में भी समन्वय और एकीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। इसके माध्यम से यह भी कोशिश की जाती है कि उपभोक्ता देशों को पेट्रोलियम की कुशल और नियमित आधार पर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। साथ ही साथ पेट्रोलियम के उद्योग में जो निवेश करने वाली पूंजी है उस पर भी देशों को उचित रिटर्न प्राप्त हो सके, इसके लिए भी ओपेक के द्वारा प्रयास किया जाता है और इसके लिए वह अपने ऑस्ट्रिया के वियना आधारित मुख्यालय से कार्य करता है। ओपेक की जो सदस्यता है वो किसी भी ऐसे देश के लिए खुली होती है जो तेल का एक बड़ा निर्यातक है और जो ओपेक के संगठनों के आदर्शों को साझा करता है। हमें यह समझना होगा कि ओपेक और ओपेक प्लस हाल ही में इतना ज्यादा प्रभावशाली क्यों हुए हैं, क्योंकि ओपेक के सदस्य देशों द्वारा वैश्विक तेल आपूर्ति का 35% और कुल प्रमाणित भंडारों का 82% नियंत्रित किया जाता है और यदि इसमें 10 गैर ओपेक देश जुड़ जाते हैं जिसमें रूस, मैक्सिको, कजाकिस्तान महत्वपूर्ण हैं तो यह हिस्सेदारी बढ़कर 55% और 90% तक चली जाती है जो ओपेक और ओपेक प्लस को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदार बना देती है वैश्विक मामलों के संदर्भ में, जिसके तहत वह इस प्रकार का प्रभाव पैदा कर सकते हैं कि वह यदि कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ा दें तो इसके माध्यम से जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वह कम हो सकती हैं और यदि वे कच्चे तेल के उत्पादन को कम कर देते हैं तो इससे कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वह काफी तेजी से बढ़ जाती हैं। यही कारण है ओपेक और ओपेक प्लस देशों की बैठकों पर काफी महत्वपूर्ण रूप से नजर रखी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, विडंबना यह है कि संघवाद को गहरा करने के बजाय चुनावी राजनीति की आकस्मिकताओं ने वास्तविक संघवाद के लिए राजनीतिक सहमति बनाने में महत्वपूर्ण बाधाएं पैदा की हैं। कथन का परीक्षण करें। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में एक आदर्श बदलाव की आवश्यकता है। टिप्पणी करें। 15 अंक 250 शब्द। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप भारत में संघवाद का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप भारत में संघवाद के समक्ष कुछ प्रमुख चुनौतियों की चर्चा करेंगे और चुनौतियों के निवारण में कुछ उपायों की भी व्याख्या करेंगे। इस पूरे उत्तर में आप कुछ हालिया उदाहरण भी देंगे और इस रूप में एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप मानसिक स्वास्थ्य देखभाल का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के संदर्भ में ऐतिहासिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए हालिया बदलावों और दृष्टिकोण की व्याख्या करेंगे। इसमें आप WHO द्वारा प्रदान किए गए दृष्टिकोण का भी उदाहरण देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रदान करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस IAS हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।